चलें ठीक है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन जो है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट एंड इट्स मैक्रो वैल्यूज। ठीक है, वैसे फ्रेश वाटर आप लोगों के जहन में फ्रेश वाटर से क्या आता है? फ्रेश वाटर ताजा पानी, बस। यस मेरा वो पानी जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 1% है, यानी हम उस वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? लेस देन 1% होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब जो फ्रेश वाटर के लिए जो रीजन है उसमें पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स हैं, इसमें फ्रेश वाटर मौजूद होता है। ठीक है, पॉन्ड्स जो है ये थोड़े वो होते हैं ना कि लेस डीप होते हैं, और जो लेक्स हैं ये ज्यादा डीप होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जब हम मैरीन वाटर को डिफाइन करते हैं तो मैरीन वाटर को हम मैरीन वाटर किस बेस पे कहते हैं कि इसमें जो सैलिनिटी है वो कितनी है? 3.5% जो है इसमें सैलिनिटी यानी साल्ट कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और इनकी डिफिनीशन को थोड़ा आप लोग इस पे गौर करें ना। कहते हैं कि एवरी जो मैरीन वाटर है ना, every kilogram of seawater has approximately 35 grams of dissolved salts. फिर से रिपीट कर रहा हूं, every kilogram of seawater has approximately 35 grams of dissolved salts. यानी जो मैरीन वाटर अगर हम ले लेना तो उसमें 1 kg उसका वेट जो मैरीन वाटर का है ना उसमें 35 ग्राम साल्ट्स इसमें जो डोमिनेंट वन है ये चूंकि डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं ना तो सोडियम अलग, क्लोराइड अलग। इसमें जो इनकी इंडिविजुअल वो है कंसंट्रेशन ना, क्लोराइड हमारे पास जो है ये 35 में से ना 35 ग्राम्स में से ना 19 ग्राम्स क्लोराइड होता है, 11 ग्राम्स सोडियम होता है, ये 30 हो गए। सल्फेट्स जो है इसमें 3 ग्राम्स होते हैं, और जो मैग्नीशियम है वो 1.5 ग्राम्स है। उसके बाद कैल्शियम उससे कम है, 0.35 ग्राम्स है। पोटाशियम जो है ये भी 0.3। इसके अलावा कुछ दूसरे भी हैं ट्रेस एलिमेंट्स ना, तो ये तकरीबन सब मिला के कोई 35 ग्राम्स जो है इनका बनता है ना। तो ये पर केजी ये है। वैसे ये इसके लिए एक और यूनिट भी है जिसको कहते हैं पीपीटी। पीपीटी स्टैंड्स फॉर, आप लोगों ने पीपीएम का नाम सुना होगा। पीपीएम मेजरिंग यूनिट है ना, पीपीएम। पीपीएम नहीं, पीपीएम जो है पास्कल नहीं, किधर से पास्कल? वो पास्कल कौन सी यूनिट है? वो तो फिजिक्स की एक यूनिट है। पास्कल नहीं, पार्ट्स पर मीटर। पार्ट्स पर 1000। अच्छा हाँ, पार्ट्स पर 1000। एक पीपीएम है, एक पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन, और एक पीपीटी है पार्ट्स पर 1000। मैंने आप लोगों को क्या अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसको जो 1 kg है, ठीक है, ये 1 kg जो है ये किस में आता है? और कुछ और है, अब वो आपको मजीद कंफ्यूज कर देंगे। ये चूंकि हम जो 1 kg है ना, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? हाँ, लेकिन 1 kg में अपने कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम 1000 में पार्ट्स पर 1000 हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 kg में मैरीन वाटर की। वैसे मैरीन वाटर क्या आप लोगों ने कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी पढ़े होंगे?
ब्रेकिश वाटर, सलाइन वाटर, ब्राइन वाटर, ठीक है। क्या आप लोगों ने ये जो नाम है ना आप लोग देते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ब्रेकिश वाटर, अब ये जो फ्रेश वाटर से ऊपर हम जाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ब्रेकिश वाटर, उसके बाद जो है फिर आप लोग कहते हैं कि सलाइन वाटर, ठीक है, जो मेरीन वाटर, सलाइन वाटर, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि ब्राइन वाटर। ब्राइन जो है वो उसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन असल में उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल सलाइन ना। वो फिर ये जो मेरीन वाटर का जो हम सलाइन वर्ड यूज करते हैं ना उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि आप लोग जो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन में 0.85% हम बनाते हैं। 0.85% मींस कि अगर फॉर आपने 100 ml नॉर्मल सलाइन बनाना है ना तो 100 ml में आपने कितने ग्राम्स ऐड करने हैं? 0.85 ग्राम्स। और वो लेस देन 1 आ गया ना, लेस देन। और फ्रेश वाटर की हमने डेफिनेशन जो पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी? असल में ना ये फिजियोलॉजिकल सलाइन है। फ्रेश वाटर भी तो इस तरह नहीं है ना कि वो उसमें साल्ट्स नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल वाटर में साल्ट नहीं है तो उसको हम कौन सा वाटर कहते हैं? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में पूछूं कि वो क्यों उसको डिस्टिलेशन से पास हुआ होता है, ठीक है। वेपर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। वेपर्स जब वाटर जो वेपर्स में चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो आयंस है वो नीचे रह जाते हैं, आयंस नीचे रह जाते हैं ना, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अब वो वाटर जो है दोबारा से क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो अब उसमें जो है फिर क्या होता है कि वो प्योर होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, तो उसमें साल्ट्स नहीं होते। अब फ्रेश वाटर जो है, अब फ्रेश वाटर कहां से गुजर रहा है? फ्रेश वाटर वही पॉन्ड्स में है, वही लेक्स में है, या फिर अगर स्ट्रीम की फॉर्म में भी है तो जमीन के ऊपर से गुजर रहा है कि नहीं? तो जरूरी बात है कि इसमें भी तो साल्ट्स होंगे, ठीक है, डिसॉल्व साल्ट होंगे, लेकिन कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन अगर 1% से कम है तो उसको हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा है तो उसको हम मेरीन वाटर में रखते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है ये जो है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के जो फ्रेश वाटर है जैसे पॉन्ड्स, रिवर, लेक वगैरह, इसके अंदर क्यों कंसंट्रेशन कम होती है? तो दोनों ही लैंड पर एज कंपेयर टू ओशन और बड़ी-बड़ी अगर हम बात करें तो उधर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की और इधर कम होती है। क्यों? इस वजह से ना कि ये जो ओशन है ना ये रिजर्वायर्स है। अब वाटर हर तरफ से जाता है, उसमें डिपॉजिट होता है ना, अब उधर से वाटर इवेपोरेट होके जाता है, और इवेपोरेशन मैंने आपको कहा कि उधर जो है फिर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, कंडेंस होकर बर्फ की फॉर्म में पहाड़ों पे दोबारा से गिरता है, तो उधर तो उनमें साल्ट्स नहीं जाते ना। अब उधर से जब पहाड़ों से होके आता है तो दोबारा अपने साथ वो साल्ट्स लेके समंदर में चला आता है। अब समंदर में जो है उधर से इवेपोरेशन होती है, साल्ट उधर रह जाता है, तो पूरा का पूरा साल्ट ये लेके जाते हैं उधर डिपॉजिट करते हैं और खुद दोबारा से वाटर इवेपोरेट होके ग्लेशियर की फॉर्म में, हाँ आइस की फॉर्म में गिर जाता है पहाड़ों पे, या जो दूसरे रीजन्स है ना, पोलर रीच एरियाज या पोलर रीजन्स जो है उधर वो आइस कैप्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पड़े होते हैं ना। तो अब जब उधर से आते हैं तो उसी सॉइल से होके पास होके आते हैं, ठीक है, दोबारा से अपने साथ वही आयंस, वही साल्ट्स जो है डिसॉल्व करके लेके आते हैं। ओके है, ये ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं? यस सर। जी सर। अच्छा, वैसे इनको कहते हैं, ये आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा,
देने के लिए, या इधर से ना वो नीचे बटन होगा ना, उसको प्रेस करने के लिए ऑन, उसको थोड़ा प्रेस रखे ना तो वो फिर ऑन हो जाए। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है और मैं पढ़ते जा रहा हूँ ना। ये वैसे जो मैंने आप लोगों को भी पीछे इमेज दिखाया है ना, वो ये वाला है ना, ये मैरीन वाटर है। लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तो ये मैरीन वाटर है, समंदर में, समंदर देखा हुआ है हाँ, और ये जो फ्रेश वाटर है स्ट्रीम्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो इक्वेटिक लाइफ है उनके लिए, जो पर के जो फ्रेश वाटर है या इक्वेटिक रिजर्वायर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं। अब एडवांटेजेस में देखें कि फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फिजिकल सपोर्ट, इसको बयान्सी भी कहते हैं, बयान्सी ना, तो ये किस्म को उनको फिजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको बयान्सी कहते हैं फ्लोटिंग को, ठीक है। तो ये इजीली फ्लोट कर सकते हैं इसमें ना। इसके अलावा सेकंड एडवांटेज क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। फिजिकल सपोर्ट बयान्सी मींस फ्लोटिंग को करते हैं, और एक्सेसिबिलिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, y एक्सिस, z एक्सिस से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एडवांटेज उनको पानी का ये है, या इक्वेटिक एनवायरनमेंट का ये है कि पैसिव मूवमेंट बाय वाटर करंट्स। अब वाटर करंट्स उनको जहां भी लेके जाते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं, मींस की कोई उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती। जिस तरह हम वॉक करते हैं ना, खुद वॉक नहीं करते बल्कि पानी भी स्लो करते हैं। हाँ, जिस तरह फर्क पता आप लोग ना, आप लोगों ने देखा होगा जब ये पॉन्ड्स वगैरह में या लेक्स वगैरह में वो बंदे स्विमिंग वो जो करते हैं, वो नहाते हैं ना, उधर जो है वो जो ट्यूब्स होते हैं उस पे बैठे होते हैं, ठीक है कि नहीं? यस सर, हाँ, या ट्यूब्स भी होते हैं, तो ट्यूब पे आप जो है वो ऊपर से ना लेट जाते हैं, तो कोई वो आपको कोई एनर्जी इतनी वो ज़ाया नहीं करनी होती, इजीली वो हेल्प करता है ना आपकी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इजी होता है ना, वरना तो इतनी देर के लिए तो पानी के सरफेस पे बंदा नहीं तक जाता है ना, कब तक आप स्विमिंग करते रहेंगे, ठीक है, तो तक जाते हैं। तो अगर वो फॉर्मल ट्यूब है तो वो आपको एक उसका फायदा होता है। हाँ, तो इनको भी ये वाटर करंट्स जो है इसका ये पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू जो है कहीं कहीं भी जा सकते हैं। डिस्पर्सल ऑफ मोटाइल की मीट्स इन लिक्विड मीडियम, जो मोटाइल की मीट्स है उसको वो क्या करते हैं, डिस्पर्सल स्प्रेड करने में हेल्पफुल होता है इसका ना। इसके अलावा मिनिमल लॉस ऑफ वाटर। अब जिस तरह आप लोग देखते हैं कि फॉर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब उनको उनके बॉडी से वाटर लॉस होता है, ठीक है, उनकी बॉडी से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। लेकिन इधर चूंकि ऑलरेडी ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, कोई टेंशन नहीं होती कि इनकी बॉडी से जो है वो वाटर लॉस हो जाएगा। अगर वाटर लॉस होता है तो होने नहीं, वैसे भी बैठे तो पानी में ही है, ठीक है। तो मिनिमल लॉस ऑफ वाटर होता है। लोअर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन, मींस के टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन का उस पे इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो उनको रेडीली अवेलेबल
होते हैं। तो ये के क्या है, एडवांटेजेस हैं इनके लिए। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में के फर्स्ट उसमें ये होता है कि जो ऑस्मोटिक डिफरेंसेस है ना बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग एक्वेटिक मीडियम ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ना जिस तरह आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं ना, तो अब उस सॉल्यूशन में ये होता है कि अगर वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इनसाइड सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होता है, हाइपर में सॉल्यूट कम होता है, सॉरी सॉल्यूट कम होता है, वाटर ज्यादा, लो ठीक है, वाटर ज्यादा, वाटर ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। तो अब अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो क्या होगा, स्वेल अप होगा ना, हाँ स्वेल अप हो जाएगा, वाटर अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब तो ये भी एक एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम होता है। अब अगर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिस तरह मेरीन वाटर है, ठीक है, तो उधर फॉर एग्जांपल मेरीन वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अब क्या होगा, तो अब बाहर साल्ट ज्यादा है, ठीक है, वाटर कम है, और अंदर साल्ट कम है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा बाहर, ठीक है, तो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक डिफरेंसेस रहती है ना, ये एक प्रॉब्लम उनके लिए होता है कि उन्होंने उन एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फिर एडजस्ट करना होगा, ठीक है। जिस तरह पर अगर हम देखते हैं ना कि जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो फिर उनकी जो है जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मेरीन से श्रिंक होंगे, अब वो अपने आप को जो है उसके अकॉर्डिंगली स्टेबल रखते हैं ना मेरीन एनवायरनमेंट की, ठीक है। वरना क्या होगा कि फिर जो है साल्ट अंदर आएगा और इनकी बॉडी से पानी जो है बाहर आएगा, तो ये साल्ट की कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ साल्ट की बॉडी में नहीं छोड़ते, बल्कि उसको क्या कर देते हैं, पंप करते हैं बाहर। जिस तरह आप लोग ने बैक्टीरिया में इफ्लक्स मैकेनिज्म का सुना होगा, इफ्लक्स मैकेनिज्म नहीं सुना, बैक्टीरिया में आप लोग क्वेश्चन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से पढ़ते हैं, इफ्लक्स मैकेनिज्म, इफ्लक्स मैकेनिज्म ना, हाँ, तो इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया अगर वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है ना, तो अगर उनमें इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, तो इफ्लक्स मैकेनिज्म में वो क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक अगर सेल के अंदर आ भी जाता है, ये उनको बाहर फेंक देते हैं इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अब वो बैक्टीरिया जिनके पास इफ्लक्स मैकेनिज्म एक्टिव है, वो क्या करते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स उनके सेल के अंदर भी चला जाता है, तो वो दोबारा से उसको बाहर फेंक देते हैं, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म है। तो इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल जो आपको कोट की ना, वो इसके हवाले से कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैरीन वाटर है, तो वो इस तरह साल्ट को भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने होलोफाइल्स का सुना होगा, होलोफाइल्स साल्ट लविंग, ठीक है। होलोफाइल्स, होलो कहते हैं साल्ट को ना। अच्छा, इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंसेस इन एक्वेटिक सिस्टम, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस भी होती है, जिसका मतलब फ्लड का आ जाना, एक वाटर बॉडीज है ना, एक साफ पानी है, बारिश हो जाती है, ऊपर से फ्लड आ जाता है, सारा पानी को डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर देता है, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस है, फिजिकल डिस्टर्बेंस। इसके अलावा गाड़ियों को उसमें से गुजरना, ये भी एक डिस्टर्बेंस है, डिगिंग करना, ये भी एक डिस्टर्बेंस है। तो ये जो है, या इवन कुछ इस तरह के होते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो है वो टैंक्स वगैरह होते हैं, टैंक्स या पाइप्स, उनसे बाजू का लीकेज हो जाती है या टूट जाते हैं, या इवन शेप्स जो ऑयल शेप्स होती हैं जहाज, वो क्रैक हो जाती हैं। सुना होगा आप लोगों ने बहुत से हिस्ट्री में कुछ इस तरह के वो हुए हैं ना, इंसिडेंट्स हुए हैं कि उसमें वो क्रैक्स हो गए हैं ना, तो ये जो है वो
उसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है उनको। ये इस तरह भी होता है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज में, वो उनको अपने आप को टॉप लेयर पे मेंटेन करना होता है in order to carry out photosynthesis। ठीक है, क्योंकि अगर वो नीचे होंगे तो फिर जो है सनलाइट रेज उधर तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने लिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखना होता है टॉप लेयर पे ना। अच्छा, इसके अलावा जो है स्पीशीज कम्पीट इन रिलेशन टू डिफरेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो स्पीशीज में भी कंपटीशन आ जाती है। अगर पारंपरिक पौंग है उधर जो है डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, उन्होंने अब सर्वाइव करना होता है। अब सर्वाइव के लिए कंपटीशन आ जाती है, स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी उनके लिए हैं उसके एक्वेटिक सिस्टम के ना। वैसे अगर हम देखें तो अर्थ सरफेस में 70% जो है वो क्या है, वाटर है। अब इस 70% को अगर हम लेते हैं वाटर को ना, तो इस वाटर में फिर 98% जो है ये मैरीन वाटर है। ठीक है, साल्ट वाटर या मैरीन वाटर है ना, 98%। ठीक है, और 2% जो है ये क्या है, फ्रेश वाटर है 2% ना। अब 2% में फिर फर्दर 78% जो है ये ग्लेशियर्स की फॉर्म में या आइस की फॉर्म में, आइस कैप्स की फॉर्म में पड़ा होता है, जो पोलर रीजन्स हैं या इवन जो, तो ये जो है अब देखिए ना कि 87% जो है ये आइस की फॉर्म में मौजूद होता है ना। और इसके अलावा जो है उसमें फिर फर्दर 12% जो ये ग्राउंड वाटर है, सीधे जमीन पानी, और 1% जो है ये लेक्स और रिवर्स में बहता है। ठीक है, तो यानी इससे आप 1% से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सी वाटर है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है ना।